कार्नेटिक वॉर, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है मैंने इसको। कल मुझे आप बताओगे कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर किस किसके बीच में हुआ था। सर फोर उसके बीच में हुआ था, ट्रेड से रिलेटेड। फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगालीज एंड वन मोर। पहले बाहर हो गए थे लास्ट में, जो बैठे पुर्तगीज और डच तो पहले बाहर हो गए थे रेस से। ये सर वो सर तो वो रेस फिर थे सर ही। वो फिर फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। हाँ, जो कार्नेटिक वॉर था ना, वो किसके बीच में था। जो लड़ाई थी ना कार्नेटिक रीजन पे, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में रह गई थी, ठीक है ना। तो अब देखो सेकेंड कार्नेटिक वॉर से सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड समझेंगे कि सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ क्यों, ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट में ना मैं सिर्फ आपको बैकग्राउंड समझाऊंगा कि व्हाट वाज द रीजंस ऑफ सेकेंड कार्नेटिक वॉर। और मैंने आपको बोला भी था कि सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो रहेगा, इसके अंदर स्टार्टिंग में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बहुत भारी पड़ेगी। वो कैसे पड़ेगी आप देखोगे। आज देखो क्या था सीन। उस समय 1700 का जो टाइम पीरियड चल रहा था, एक्सटेंट ऑफ मुगल एम्पायर ड्यूरिंग औरंगजेब रूल, यानी कि मुगल एम्पायर का ना परचम लहरा रहा था औरंगजेब के टाइम काल में। और औरंगजेब के टाइम पीरियड के अंदर क्या होता था, छोटे छोटे ना प्रांत, जो मैंने आपको कल भी बताया था, प्रांत बने हुए थे जिनको हम प्रोविंसेस बोलते थे। उन प्रांतों के अंदर ना छोटे छोटे सूबे बने हुए थे, ठीक है ना। ये सूबे हैं, सूबे, दीज आर द सूबे। ये सूबे थे, ये प्रांत थे, प्रोविंसेस। ऊपर वाली प्रांत है, प्रोविंसेस हैं, और नीचे छोटे छोटे सूबे, जैसे आज के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट बनते हैं ना, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बने हुए थे, सूबे बने हुए थे। अब क्या होता था, ये जो प्रांत है ऊपर वाला, एक सेकंड इसको मैं रिमूव कर दूं। ये जो प्रांत है ना, यहाँ पे हुआ करता था गवर्नर का शासन, ठीक है ना। और ये जो सूबे थे ना नीचे वाले, यहाँ पे हुआ करता था डेप्यूटी गवर्नर। यानी एक तरफ गवर्नर, दूसरी तरफ डेप्यूटी गवर्नर। ये कहानी हुआ करती थी उस सर समय। आपकी अब क्या वॉइस होता ब्रेक है हो रही है। बच्चे, सभी के पास ब्रेक हो रही है क्या। नो सर, सर क्लियर आ बच्चे रही है। लॉग आउट करके एग्जिट करो, जिसके में जल्दी से हो रहा है। लॉग आउट करो, एग्जिट ठीक करो है सर, ठीक है सर। फटाफट। लॉग आउट करके एग्जिट करो फटाफट, अगेन ज्वाइन करो। ठीक आ रही है। आ रही है, चलो। लॉग आउट करके ना आप कर दिया करो उसको। कई बार ये हो जाता है सर पर समटाइम। मुझे आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही। रुको मैं फिर से, बाकी सबको आ रही है बच्चे। हाँ जी सर। यस सर, सर आ आ रही है। रही है सर। आ गई। सर मुझे बिल्कुल ब्लैक दिख रही है आपकी स्क्रीन। रुको मैं अगेन शेयर करता हूँ, अभी चेक करो। नाउ विजुअल। यस सर। आ रही है भी, जिसको नहीं आ रही थी बच्चे वो आंसर करो। सर मुझे नहीं आ रही, मैं दोबारा लॉग आउट करके लॉग इन करती हूँ सर। चलो करो। अगर देखो मैं दो दो तीन मिनट और वेट कर रहा हूँ, अगर रहेगा ना फिर आप एक बार लॉग आउट करके कर लेना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। फिर जो रह जाएगा फिर वो रिकॉर्डिंग से कवर करना, ठीक है ना, क्योंकि टाइम 10 मिनट खराब होने जा रहे हैं हमारे। मैं 2 मिनट और वेट कर रहा हूँ आपका, जल्दी लॉग आउट करो, लॉग इन करो फटाफट। चलो इतने, थोड़ा सा रिपीट करता हूँ बाकी को। सेकेंड कॉर्नेटिक वॉर का हम बैकग्राउंड देख रहे थे, और इसका क्या बैकग्राउंड शुरू होता है, मुगल एम्परर औरंगजेब के टाइम से शुरुआत होती है। और जो टाइम पीरियड चल रहा था हमारा, कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था, 1700 का। और उस समय क्या था, औरंगजेब का जो एम्पायर फैला हुआ था ना, उसने छोटे छोटे प्रांत बना रखे थे, प्रोविंसेस बना रखे थे। सर इसने क्या कर रखा था, इन प्रोविंसेस के अंदर छोटे छोटे, ठीक है ना, जो सूबा, सूबा सूबा नीचे लिखा हुआ है ना पिंक कलर में, वो सूबे थे, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो आज के टाइम के, ठीक है ना। और प्रोविंसेस के अंदर, प्रांतों के अंदर होते थे गवर्नर, और सूबों के अंदर हुआ करते थे डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है। ये टाइम पीरियड चला आ रहा था, इस तरह से शासन चल रहा था। अब क्या होता है, ईयर 1707 यानी 1707 में ना इस औरंगजेब की डेथ हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है, जो मुगल एम्परर होता है ना, जो मुगल एम्पायर होता है, ये लड़खड़ाने लग जाता है, यानी कि गिरना स्टार्ट हो जाता है। जस्ट बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्पायर स्टार्ट वीकनिंग, कमजोर पड़ना स्टार्ट हो जाता है मुगल एम्पायर। समझ रहे हो, बहुत वीक हो जाता है। यानी कि वहां के
राजा की डेथ होने के बाद, औरंगजेब की डेथ होने के बाद जो बाकी के जो राजा आते हैं ना, उत्तराधिकारी आते हैं, वो बहुत वीक रूलर होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इनकी डेथ के बाद जो सारे गवर्नर होते हैं ना, जो डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं, यहाँ का राजा घोषित कर देते हैं अपने आप सारे के सारे। एज अ रिजल्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्परर, सब ऑफ द गवर्नर ऑफ द मुगल प्रोविंसेस डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज द निजाम ऑफ द ऑटोनोमस स्टेट। वो बोलते हैं कि भाई ये हम अब बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ये हमारा राज्य है, समझ रहे हो, यानी हमारे ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। यानी कि मुगल एम्परर और बादशाह वीक पड़ जाते हैं बाकी के बाकी, तो बाकी के जितने भी ये सारे के सारे निजाम होते हैं ना, जितने भी गवर्नर होते हैं, बोलते हैं आज से हम इस प्रांत के अब निजाम है, यानी कि हम इसके मालिक हैं एक तरीके से, ठीक है। तो वो अपने आप सारे के सारे डिक्लेयर कर देते हैं इस समय। अब आगे की तरफ क्या होता है, अब उसके अंदर से जो स्टेट होता है, जो कार्नेटिक वॉर की स्टोरी आएगी, वो स्टोरी कहां से आएगी, एक प्रांत होता है उसमें से हैदराबाद। देखो प्रांत अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन हमने सिर्फ किस प्रांत को ध्यान में रखना है, इसको, ओनली हैदराबाद। अब ये होता है वो प्रांत, और हैदराबाद के अंदर एक सूबा होता है, उस सूबे का नाम होता है कार्नेटिक, ठीक है। हैदराबाद के अंदर एक प्रांत है, और हैदराबाद के अंदर जो एक सूबा होता है ना, ये जो नीचे सूबे हैं, इसमें से एक का नाम होता है कार्नेटिक, ठीक है ना। कार्नेटिक नाम का एक सूबा होता है। तो लड़ाई पता है कहां रहती है, एक तो हैदराबाद के निजाम और कार्नेटिक के अंदर जो सूबा है कार्नेटिक, यानी यहाँ पे होता था डेप्यूटी गवर्नर, समझ रहे हो। देखो गवर्नर थे प्रोविंसेस में, उसने तो अपने आप को डिक्लेयर कर दिया निजाम, कि मैं निजाम बन गया हूं यहाँ का। अब बचा सूबा, सूबा के अंदर था डेप्यूटी गवर्नर, और सूबे के अंदर डेप्यूटी गवर्नर क्या डिक्लेयर करेंगे अपने आप को, वो अभी देखना बाकी है हमें, ठीक है। अभी मैं आपको डिक्लेयर नहीं कर रहा कि क्या डिक्लेयर करते हैं, पहले स्टोरी देखो कि ये जो हैदराबाद प्रांत था, इसके अंदर आसफ जा फर्स्ट, जो कि गवर्नर हुआ करते थे औरंगजेब के टाइम पे, वो डिक्लेयर्ड कर देते हैं अपने आप को कि मैं यहाँ का अब निजाम हूं 1724 के अंदर। यानी कि ये चीज अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं, आसफ जा फर्स्ट डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द निजाम ऑफ हैदराबाद इन द ईयर 1724। अब क्या होता है, 1724 के अंदर ये अपने आप को निजाम घोषित करते हैं। उसके बाद आसफ जा फर्स्ट क्या करते हैं, कार्नेटिक जो रीजन होता है ना कार्नेटिक, उसके अंदर मोहम्मद सैयद, जो कार्नेटिक के अंदर ना डेप्यूटी गवर्नर होता है उस समय, ठीक है ना, मोहम्मद सैयद वाज द डेप्यूटी गवर्नर इन कार्नेटिक रीजन। यानी कि स्टोरी कहां से आपकी, जो मुगल जो एक लड़ाई आएगी ना कार्नेटिक वॉर की, अब हमारी स्टोरी बनने स्टार्ट होगी। जो हैदराबाद नाम का प्रांत होता है, उसके अंदर निजाम बन जाता है आसफ जा फर्स्ट औरंगजेब की डेथ के बाद, और वहां पे एक छोटा सा जो सूबा होता है जिसका नाम कार्नेटिक होता है, और कार्नेटिक के अंदर जो नवाब बनता है, और नवाब बनाते हैं मोहम्मद सैयद को, और मोहम्मद सैयद को एक टाइटल दिया जाता है। क्या टाइटल दिया जाता है उनको, टाइटल दिया जाता है सदातुल्ला खान फर्स्ट, ठीक है। ये आसफ जा फर्स्ट के द्वारा इनको एक टाइटल दिया जाता है सदातुल्ला खान फर्स्ट, ठीक है। यानी कि निजाम बन चुके हैं आसफ जा फर्स्ट, और मोहम्मद सैयद को, वो जिसको उन्होंने टाइटल दिया था सदातुल्ला खान फर्स्ट का, उसको कार्नेटिक का नवाब घोषित कर देते हैं। और यहीं से क्या स्टोरी स्टार्ट होती है, नवयुग डायनेस्टी की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि हैदराबाद के अंदर निजाम बन चुके हैं आसफ जा फर्स्ट, और कार्नेटिक रीजन के अंदर जो नवाब बनाए वो कौन बनाए, सदातुल्ला खान फर्स्ट, जिसका पुराना नाम मोहम्मद सैयद था। और कब बनता है ये, 1724, और ये रहेगा कब तक, 1724 से 1732 तक, ठीक है ना। आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कब नवाब बनता है और कब तक रहेगा, नो नीड, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं देखना। क्योंकि आज जो आपके नाम आने वाले ना, ये नवाबों के नाम और निजामों के नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे आपके लिए, आप ध्यान से देखते रहना। आप नोट करना चाहो तो अपनी नोटबुक में नोट्स बना सकते हो। हैदराबाद के अंदर निजाम बन चुके हैं आसफ जा फर्स्ट, और दूसरी तरफ हैदराबाद के अंदर जो कार्नेटिक नाम का सूबा है छोटा सा, वहां पे यानी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कार्नेटिक नाम की, वहां पे बन चुके हैं जो नवाब है वो है सदातुल्ला खान फर्स्ट। यहां तक स्टोरी कंप्लीट होती है मेरी, आगे देखो क्या होता है। अब इसके बाद ये जो सदातुल्ला खान फर्स्ट थे ना, इनका ना कोई बेटा नहीं होता, यानी इनका कोई वारिस नहीं होता। आसफ जा फर्स्ट तो निजाम बने हुए हैं, लेकिन सदातुल्ला खान रहते हैं 1724 से 1732, यानी अब 1732 का टाइम पीरियड आता है और इनका कोई बेटा नहीं होता। जब बेटा नहीं होता तो इसका मतलब इनका कोई वारिस नहीं है, समझ रहे हो। अब जब वारिस नहीं होता तो ये क्या करते हैं, अपने भाई गुलाम अली के बेटे को गोद लेते हैं। ये होता है दोस्त अली, यानी कि सदातुल्ला खान फर्स्ट का जो भाई होता है उस गुलाम अली के बेटे को का नाम होता है दोस्त अली, इसको लेते हैं गोद, यानी इसको अडॉप्ट करते हैं। यानी जो इनका अडॉप्टेड सन होता है किसका, सदातुल्ला खान फर्स्ट का, ठीक है। तो इनका भाई रहता है गुलाम अली, उसका बेटा दोस्त अली, यानी कि इन्होंने क्या कर लिया, अब दोस्त अली को गोद ले लिया। अब गोद ले लिया तो इसका मतलब
सदातुल्ला खान के बाद जो अब नवाब बनेगा वो कौन बनेगा? गुलाम अली का बेटा दोस्त अली, जिसको सदातुल्ला खान फर्स्ट ने गोद लिया है। अब देखो कैसे स्टोरी आगे बढ़ती है। यानी कि 1732 के अंदर दोस्त अली कार्नेटिक का नया नवाब बन जाता है। निजाम अभी भी हैदराबाद में आसफ जा फर्स्ट है। देखो चेंज कहां पे होगा? सिर्फ नवाब में चेंज हो रहा है। पहले सदातुल्ला खान नवाब बनते हैं 1724 में, और नवाब कब तक रहते हैं? 1732 तक। इनका कोई लीगल वारिस नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, अपने भाई गुलाम अली के बेटे दोस्त अली को गोद ले लेते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई आज से मेरे बाद अब नवाब तुम हो। तो 1732 के अंदर जो दोस्त अली होता है वो नवाब बन जाता है, और इस दोस्त अली का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1732 से लेके 1740 तक रहेगा। अब स्टोरी आगे देखो। अब क्या होता है, ये जो दोस्त अली होता है ना, इसके बाद कौन बनेगा? दोस्त अली का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है सफदर अली खान, और जो दोस्त अली होता है ना, बीच में लिखा हुआ है चंदा साहिब। ये जो चंदा साहिब होता है ये दोस्त अली का दामाद होता है, यानी कि इनका सन इन लॉ। यानी एक तरफ दोस्त अली का बेटा है सफदर अली खान, और एक तरफ दोस्त अली का दामाद है चंदा साहिब। ठीक है, यानी कि सदातुल्ला खान फर्स्ट की फैमिली मेंबर ही चले आ रहे हैं यहाँ पे। देखो सदातुल्ला खान ने क्या करा था, गुलाम अली के बेटे दोस्त अली को गोद ले लिया था, तो दोस्त अली रहते हैं 1740 तक। यानी 1740 में अब कौन बनेगा दोस्त अली के बाद? तो दोस्त अली का बेटा या दोस्त अली का दामाद। तो दामाद होता है चंदा साहिब, और बेटे का नाम होता है सफदर अली खान। ठीक है, बेटे का नाम होता है सफदर अली खान और दामाद का नाम होता है चंदा साहिब। बच्चे यहाँ पे ना लिखा नहीं है ये इनके दामाद है और सन है, आप अपनी नोटबुक में लिखते रहोगे, मैं बोल रहा हूँ सारी चीजें। और इसको पता है किस में लिखोगे? जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में लिखोगे, इंग्लिश में हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखो, पॉइंट वाइज बनाते रहना, नहीं तो भूल जाओगे कौन किसका दामाद था। मुझे तो पता है ये सब चीजें, तो मैंने जानबूझ के नहीं लिखा हुआ है। आप कम से कम लिखोगे तो सही नोटबुक के अंदर, तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ। तो फिर से एक बार मैं यहां तक आता हूँ दामाद वाली स्टोरी तक, फिर से तेजी से रिपीट करता हूँ, एक बार क्विक रिकैप देता हूँ आपको यहां से। भाई मुगल एम्परर औरंगजेब के बाद सब अपने अपने प्रांतों के अंदर ना अपने आप को वो निजाम घोषित कर देते हैं। तो सबसे पहले हैदराबाद होता है, हैदराबाद के जो गवर्नर होते हैं आसफ जा फर्स्ट, वो अपने को बोलते हैं मैं यहाँ पे निजाम हूँ, और वहां पे जो डेप्यूटी गवर्नर होता है मोहम्मद सैयद, इसको बोलते हैं कि भाई तू नवाब है। यानी डेप्यूटी गवर्नर को कार्नेटिक रीजन का नवाब बना दिया। वो उसको टाइटल देते हैं सदातुल्ला खान फर्स्ट। अब सदातुल्ला खान 1724 से रहता है 1732 तक। अब सदातुल्ला खान का कोई वारिस तो था नहीं, तो वो क्या करते हैं, अपने भाई के बेटे दोस्त अली को गोद ले लेते हैं। अब अगला नवाब जो बनता है वो दोस्त अली बनता है। दोस्त अली बनता है 1732 से लेकर 1740 तक। अब इसके बाद क्या होता है, दोस्त अली के ना दो वारिस होते हैं। एक तो दोस्त अली का दामाद जो कि चंदा साहिब है, दूसरा इनका वारिस होता है सफदर अली खान, ठीक है, जो इनका बेटा है। ठीक है, तो आप बताओ कि पहले किसको मौका मिलना चाहिए वारिस में, बेटे को या दामाद को? पहले मौका मिलेगा बेटे को। सन को। फिर अगर बेटे का मर्डर हुआ या बेटे के साथ कुछ हुआ तो फिर अगला मौका किसको मिलना चाहिए? उसके दामाद को, जो लीगल है उनकी फैमिली में, चंदा साहिब। ठीक है, तो क्या यहां तक आपको क्लियर है? अब आगे देखो क्या होता है। यानी ये जो सफदर अली खान होता है ना, ये बहुत अनफॉर्चुनेट नवाब होता है। यानी ये ज्यादा टाइम पीरियड तक नहीं चल पाता। 1740 से लेके इसका जो टाइम पीरियड रहता है ना, सिर्फ और सिर्फ 1742 तक ही रहता है इसका टाइम पीरियड। और लेकिन यहाँ पे अब आप सोचोगे कि जब सफदर अली खान मर जाता है तो उसके बाद तो चंदा साहिब को बनना चाहिए नवाब, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि ये जो चंदा साहिब होता है ना, इसकी हरकतें ना स्टार्टिंग से इतनी खराब होती है ना, इसको मराठा उठा के ले जाते हैं। समझ रहे हो, उस टाइम पे मराठा भी थे, तो इसको ना मराठा कैप्चर करके ले जाते हैं, तो ये मराठाओं के कब्जे में रहता है। अब सवाल ये आता है कि भाई सफदर अली खान भी नहीं है, अब किसको कार्नेटिक के अंदर नवाब बनाया जाए? तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आसफ जा फर्स्ट, जो कि हैदराबाद के निजाम है, देखो जैसे होता है ना उत्तर प्रदेश के अंदर हेड है योगी आदित्यनाथ, और उनके अंदर जो छोटे छोटे सूबे हैं, जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, गाजियाबाद हुआ, मुरादाबाद हुआ, अमरोहा हुआ, जो भी XYZ डिस्ट्रिक्ट है, तो वो होते हैं छोटे छोटे, आप सूबे कह सकते हो। तो हम जो स्टोरी कवर कर रहे हैं वो पूरे हैदराबाद की, जैसे यूपी योगी आदित्यनाथ, तो हेड तो योगी आदित्यनाथ हो गए। यहाँ पे जो छोटे छोटे मिनिस्टर्स वगैरह बन गए ना अलग अलग जगह के, उनको हम नवाब बोल दे रहे हैं, बस इस तरीके से आप उसको मान के चलो। तो कार्नेटिक एक छोटा सा सूबा था हैदराबाद के अंदर, छोटा सा सूबा, और उसके नवाब बदल रहे हैं बार बार। अब देखो क्या स्टोरी रहती है। सफदर अली खान सिर्फ 1742 तक रहता है, उसकी डेथ हो जाती है। अब सवाल ये आता है सफदर अली खान के बाद किसको नवाब बनाया जाए? तो नवाब बनने की बारी आती है चंदा साहिब की, लेकिन चंदा साहिब को क्या होता है, मराठा उठा के ले जाते हैं। चंदा साहिब वाज कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन बाय द मराठा इन द सीज ऑफ त्रिचिनपल्ली 1741। यानी कि इसको मराठा कैप्चर करके ले जाते हैं, और छत्रपति शाहू जी महाराज का उस समय ऑर्डर होता है कि भाई चंदा साहिब को उठा के लाओ, क्योंकि इसकी हरकतें बहुत खराब होती हैं।
तो इसको मराठा कैप्चर करके ले जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि नवाब की कुर्सी तो खाली हो गई, किसको नवाब बनाया जाए। अब देखो क्या होता है उस केस में। अब चंदा साहिब तो नवाब बन नहीं सकता क्योंकि वो मराठा की कैद में है, तो मैंने इसके आगे क्रॉस लगाया हुआ है, ये नवाब नहीं बन सकता। अब बारी आती है कि जो सफदर अली खान है, इसका भी कोई बेटा होगा। इसका जो बेटा होता है ना सफदर अली खान का, वो बहुत छोटा होता है, वो माइनर होता है, समझ रहे हो। यानी सफदर अली खान का बेटा होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा माइनर होता है। ये सफदर अली खान का बेटा है, वो माइनर होता है। अब सवाल ये आता है कि एक छोटे बच्चे को कैसे कार्नेटिक का नवाब बना दिया जाए, वो कैसे अपने डिसीजंस ले पाएगा। तो क्या करते हैं, जो हैदराबाद के निजाम होते हैं ना, आसफ जा फर्स्ट, वो कहते हैं कि इसी बच्चे को नवाब बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये बच्चा नवाब बना रहेगा, लेकिन काम जो संभालेगा ना उसके लिए मैं किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर देता हूं, समझ रहे हो। यानी नवाब यही बना रहेगा लेकिन काम कोई और करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मनमोहन सिंह जी नाम के प्राइम मिनिस्टर थे, काम कौन करता था, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑर्डर तो उन्हीं के होते थे। यानी कि ऑर्डर देने वाला जो व्यक्ति होगा ना वो कोई और होगा, यानी नवाब यही रहेगा बच्चा। यानी लीगली नवाब सफदर अली खान का बेटा ही था भाई, फादर के बाद बेटे को मौका मिलना चाहिए, तो नवाब वही रहेगा। लेकिन इसकी जगह पे काम करने वाले के लिए हम क्या करेंगे, उसका अलग अपॉइंटमेंट कर देते हैं। अब देखो वो किसका अपॉइंटमेंट करते हैं, वो उस पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट करते हैं किसका, अनवरुद्दीन। अब देखो क्या होता है, सीन क्या बनता है, ये जो सदातुल्ला खान 2 होता है ना, इसकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो सदातुल्ला खान 2 होता है इसकी भी डेथ हो जाती है। 1742 से लेके 1744 तक ही नवाब रह पाता है ये, यानी कि ये छोटे बच्चे को भी मार दिया जाता है। और इसके बिहाफ पे जो आसफ जा फर्स्ट ने अपॉइंट करा था ना, ये जो छोटा बच्चा है ये, और इसको टाइटल देते हैं सदातुल्ला खान 2 का, ठीक है। सदातुल्ला खान 2 का टाइटल दिया जाता है जो कि सफदर अली खान का बेटा होता है। तो ये भी ज्यादा टाइम पीरियड तक नहीं रह पाता, लेकिन इसकी जगह पे जो राज करने के लिए अपॉइंट करा जाता है वो अनवरुद्दीन को। तो आप कल वाली स्टोरी याद करो, क्या आपको फर्स्ट कार्नेटिक वॉर याद है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और अनवरुद्दीन के बीच में हुआ था। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ना अनवरुद्दीन के नवाब बनने की स्टोरी बताऊंगा। तो किस तरीके से नवाब बनता है अनवरुद्दीन, वो इस तरीके से नवाब बनता है, ठीक है। एक्चुअल में वो नवाब नहीं था, लेकिन वो जो नवाब वाली फैमिली चली आ रही थी ना, उसके अंदर जो छोटा बच्चा होता है, उस बच्चे के बिहाफ पे अनवरुद्दीन राज करता है। लेकिन 2 साल के बाद उस बच्चे की भी हत्या कर दी जाती है। तो आसफ जा फर्स्ट उसके अंदर इंटरफ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि अब नवाब किसको बनाया जाए, तो वो अनवरुद्दीन को क्या करते हैं, वहां का नवाब घोषित कर देते हैं। यानी कि 1744 के अंदर अनवरुद्दीन नवाब बन जाता है। अब एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे कुछ गलत हुआ नहीं हुआ, और गलत हुआ तो किसके साथ हुआ, गलत हुआ तो वो इसके साथ हुआ, चंदा साहिब के साथ। अब जब चंदा साहिब को पता चलेगा कि भाई मेरी फैमिली के अंदर जो लीगर वारिस था दोस्त अली के बाद 2 थे, एक तो सफदर अली खान, दूसरा मैं था। अब उसको जब पता चलेगा जब सफदर अली खान का बच्चा भी मारा जा चुका है, तो फैमिली के अंदर से कौन बचा, सिर्फ दामाद बचा ना चंदा साहिब। तो वो मराठाओं की कैद में था। अब ऐसा थोड़ी है कि मराठाओं की कैद से वो छूटेंगे नहीं। तो जैसे ही वो मराठाओं की कैद से छूटेंगे तो किसी को भी गुस्सा तो आएगा जब उनको पता चलेगा कि भाई नवाब कौन बन चुका है, ये अनवरुद्दीन, यानी अनवरुद्दीन को नवाब बनाया जा चुका है। तो चंदा साहिब को स्वाभाविक सी बात है गुस्सा आएगा और वो इसके ऊपर अटैक भी करेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ तक स्टोरी मैंने आपको बताई, फिर आगे देखो। यानी अनवरुद्दीन क्या हो जाते हैं, कार्नेटिक रीजन के नवाब बन जाते हैं 1744 में। अब दूसरी साइड क्या होता है, ये जो चंदा साहिब होते हैं ना, इनको रिलीज कर दिया जाता है। यानी चंदा साहिब रिलीज हो जाते हैं और जैसे ही इनको पता चलता है चंदा साहिब गोट रिलीज फ्रॉम द प्रिजन, ही गॉट टू नो अबाउट द अनवरुद्दीन इज नाउ द नवाब ऑफ कार्नेटिक। तो चंदा साहिब ना शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं व्हाट, ये क्या हुआ, यानी कि यार ये कैसे हो गया कि अनवरुद्दीन को नवाब बना दिया गया, नवाब तो मुझे बनना चाहिए। जब फैमिली के अंदर से बेटा नहीं बचा तो दामाद बचा हुआ है, तो नंबर किसका आएगा, दामाद का आएगा, ठीक है। तो जैसे किसी फादर की प्रॉपर्टी है, अगर बेटे की डेथ होगी तो प्रॉपर्टी, अगर बेटी जिंदा है तो उसके हस्बैंड के पास आ जाएगी ना सारी प्रॉपर्टी, जस्ट लाइक दैट। तो नवाब ही किसके पास आनी थी, चंदा साहिब के पास। तो चंदा साहिब बड़े शौक होते हैं, ये तो गलत हुआ कि भी नवाब मुझे बनना चाहिए था और नवाब किसको बना दिया गया, अनवरुद्दीन को। यानी आसफ जा फर्स्ट ने ये चीज गलत करी, अनवरुद्दीन को नवाब नहीं बनाना चाहिए था। तो अनवरुद्दीन अब नवाब बनने के लिए बदला लेगा, तो वो किसके साथ हाथ मिलाएगा, कुछ बताओगे मुझे, ब्रिटिश के साथ या फ्रेंच के साथ, किसका पड़ला भारी, ब्रिटिश या फ्रेंच, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश। बोलो बच्चे, ब्रिटिश या फ्रेंच, किसके साथ हाथ मिलाएं, ब्रिटिश। ब्रिटिश। क्योंकि ब्रिटिश तो आसफ जा फर्स्ट थे। देखो क्या सीन होगा यहाँ पे, चंदा साहिब हाथ मिलाता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, यानी कि डुप्ले के साथ हाथ मिला लेता है। वो कल हमने डुप्ले के बारे में भी देखा था ना, डुप्ले ने अपने दोस्त को बुलाया था, दूसरा गवर्नर जो उसका मॉरिशस का था, जब इनके ऊपर अटैक कर दिया गया था। तो अभी ना ये कार्नेटिक सेकंड वॉर की ना एक स्टोरी क्रिएट हो रही है
ठीक है ना, किस तरीके से इनके बीच में, यानी चंदा साहिब किसके साथ हाथ मिला लेते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, यानी टीम बना रहे हैं ये अपनी लड़ाई के लिए अब, यानी कि चंदा साहिब ने हाथ मिला लिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। अब देखो क्या होता है आगे, और इन जून 1748 आसफ जा फर्स्ट डाइड, यानी कि अब निजाम जो होते हैं ना आसफ जा फर्स्ट, इनकी हो जाती है डेथ, यानी कि अब सवाल ये आता है, एक तरफ निजाम की कुर्सी हो जाती है खाली, लेकिन ये जो कार्नेटिक रीजन रहता है इसके अंदर नवाब जो होता है वो अनवरुद्दीन होता है, और आसफ जा फर्स्ट की फैमिली में दो लोग होते हैं, एक होता है नासिर जंग और एक होता है इसका ग्रैंडसन जिसका नाम होता है मुजफ्फर जंग, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, नासिर जंग और ग्रैंडसन होता है मुजफ्फर जंग, यानी नासिर जंग आसफ जा फर्स्ट का बेटा होता है और मुजफ्फर जंग जो होता है वो उनका ग्रैंडसन होता है, समझ रहे हो, यानी ग्रैंडसन कौन सा वाला, आसफ जा फर्स्ट ना मुजफ्फर जंग के नाना लगते हैं, ठीक है ना, आसफ जा फर्स्ट मुजफ्फर जंग के नाना लगते हैं, नाना वाली साइड का ग्रैंडसन। अब आप सोचोगे कि दो उत्तराधिकारी आए आसफ जा फर्स्ट के, एक तो आया नासिर जंग, एक आया मुजफ्फर जंग, लेकिन आसफ जा फर्स्ट क्या करते हैं, अपनी जगह ना बेटे को बनाना चाहिए तो बेटे को नहीं बनाते निजाम, वो किसको निजाम बनाते हैं, देखो लड़ाई की जड़ तो यही है, भाई निजाम बनाना चाहिए था नासिर जंग को, निजाम उन्होंने बेटे को नहीं बनाया, उसने किसको बनाया, अपने ग्रैंडसन, समझ रहे हो, यानी कि मुजफ्फर जंग को नवाब निजाम बना देते हैं। अब सीन क्या क्रिएट हो रहा है, वो इसको क्यों बनाते हैं और अपने बेटे को क्यों नहीं बनाते, भाई कोई भी पिता यही चाहेगा ना कि उनका बेटा ही राजा बने, भाई दुर्योधन को राजा बनाने के चक्कर में तो महाभारत हो गई, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, उल्टा सीन हो रहा है, यहाँ पे अपने बेटे को तो वो निजाम बना नहीं रहे, साथ में ग्रैंडसन को निजाम बना रहे हैं, तो यानी कि युद्ध तो होना तय है फिर, समझ रहे हो। अब क्या होगा यहाँ पे, इसको क्यों नहीं बना रहे थे, क्योंकि इसकी ना नासिर जंग की हरकतें खराब थी, इसने ना निजाम जल्दी बनने के लिए अपने फादर के ऊपर खुद ही अटैक कर दिया था पहले। अब एक चीज बताओ, जब कोई बेटा अपने पिता के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन क्या होता है जब ये पिता के ऊपर अटैक करते हैं ना बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है, यानी कि इसके पिता उल्टा इसको पीट देते हैं, इसको लगता है कि भाई बेटा बाप को पीट लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो क्या होता है, नासिर जंग अटेम्प्टेड टू किल हिज फादर आसफ जा फर्स्ट इन द ईयर 1741, यानी कि 1741 के अंदर ये एक हरकत करता है, अपने पिता को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसके पिता इसको उल्टा पीट देते हैं, यानी कि इसको बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि मैं इसको निजाम अपने बाद नहीं बनाऊंगा, और अपने बाद किसी भी कीमत पे इसको निजाम नहीं बनाऊंगा, और किसको बनाऊंगा, अपने ग्रैंडसन को, और वो ग्रैंडसन कौन होता है, मुजफ्फर जंग। तो आप समझ रहे हो कि भाई जब बेटे को नवाब निजाम नहीं बनाया जाएगा तो बेटा तो अगेंस्ट में आएगा ही आएगा। तो अब क्या हो रहा होता है, ये यहां तक हमारी स्टोरी आ गई है कि निजाम हैदराबाद के अंदर आ गया है मुजफ्फर जंग, और कार्नेटिक के अंदर जो नए नवाब आ चुके हैं वो आ चुके हैं अनवरुद्दीन, ठीक है ना। अनवरुद्दीन के खिलाफ कौन है, चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग के खिलाफ कौन है, नासिर जंग, क्योंकि नासिर जंग चाहता था वो निजाम बने, लेकिन उनके पिता ने अपने ग्रैंडसन को निजाम बनाया, और अनवरुद्दीन को निजाम बना दिया था आसफ जा फर्स्ट ने, लेकिन लीगली किसको नवाब बनना चाहिए था, चंदा साहिब को। तो एक तरफ अनवरुद्दीन वर्सेस चंदा साहिब, और दूसरी तरफ मुजफ्फर जंग वर्सेस नासिर जंग, और दूसरी तरफ क्या चल रहा है, चंदा साहिब ने हाथ मिला लिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ठीक है, चंदा साहिब ने हाथ मिला लिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। अब आगे देखो, यानी कि मुजफ्फर जंग को नवाब बना दिया जाता है, राइट टिक का मतलब है इसको निजाम बना दिया गया, ठीक है। अब देखो क्या सीन आता है, यानी नासिर जंग नवाब नहीं बनता आगे, यानी कि एक तरफ हो जाता है चंदा साहिब, दूसरी तरफ अनवरुद्दीन, तो नासिर जंग आ जाता है अनवरुद्दीन के साथ, और मुजफ्फर जंग आ जाता है चंदा साहिब के साथ, और चंदा साहिब के साथ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो ऑलरेडी थी, भाई चंदा साहिब ने पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ मिला लिया था, तो यानी इनकी पावर ज्यादा हो जाती है, यानी चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और डुप्ले, ये तीन एक साथ हो जाते हैं। दूसरी टीम कमजोर है, वहां पे नासिर जंग और अनवरुद्दीन रहते हैं, तो इनको भी तो एक तीसरे खिलाड़ी की जरूरत है, तो वो तीसरा खिलाड़ी कौन होगा, गैस करो। यस, ब्रिटिश, यस बिल्कुल राइट आंसर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो तीसरी खिलाड़ी होती है, यानी कि नासिर जंग और अनवरुद्दीन क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई हमें भी एक खिलाड़ी अपनी टीम में चाहिए, और वो खिलाड़ी कौन होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि टीम कैसे बन जाती है, चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नासिर जंग, अनवरुद्दीन एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये लड़ाई इस तरीके से कन्वर्ट होती है, तो आप समझ रहे हो, तो मैंने आपको इतनी राम कहानी जो सुनाई ना, वो देखो कार्नेटिक वॉर ना फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में है, लेकिन वो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में कैसे बने, वो ऐसे बने, लड़ाई उनकी थी नहीं, लेकिन उनकी हो गई वो लड़ाई, समझ रहे हो, उनकी थी नहीं, उन्होंने बना दी अपनी लड़ाई। दिस इज द रीजन, इस तरीके से चलता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे, पीडीएफ में रिवीजन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नवाब बहुत बार चेंज हो रहा है, तो आप इसको लिखोगे किसके बाद कौन नवाब बना।
अभी एक बार रिकैप करा दूंगा तेजी से आपको, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक तो हमने सिर्फ टीम बनाई है, असली स्टोरी तो वॉर की अब शुरू होगी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो टीम बन चुकी है चंदा और मुजफ्फर जंग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, दूसरी तरफ टीम बन चुकी है नासिर जंग, अनवरुद्दीन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी अब 2 टीमें आ चुकी हैं। अब एक एक करके इनके विकेट आउट होंगे, देखो आगे। तो इसके लिए मैं आपको आगे की स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब इसके सेकंड पार्ट को ना, ये तो मैंने आपको सिर्फ बैकग्राउंड बताया कि भाई फाइट होगी क्यों, अब हम बात करेंगे कि फाइट में क्या होगा आगे। अब तो टीम बनी थी बस, ठीक है, तो टीम बनने के बाद आगे क्या होगा, देखो कार्नेटिक वॉर फ्रेंच एंड ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, तो आपको मुझे ये बताना ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में वो कैसे होगा, ठीक है, एक सेकंड बस। तो इसलिए मैंने आपको एक बैकग्राउंड बताया कि भाई ब्रिटिश और फ्रेंच क्यों लड़े फिर से, क्योंकि इनके बीच में तो पीस ट्रीटी हो गई थी, पीस ट्रीटी के बाद फिर से सिचुएशन वैसी आ गई। यानी आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा कि भाई टीम बन चुकी थी, चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ, और दूसरी तरफ टीम थी नासिर जंग, अनवरुद्दीन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी कम नहीं थे। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अभी पावर के अंदर थी, और पावर में क्यों थी, क्योंकि निजाम उनकी टीम का था। क्योंकि भाई जब चीफ मिनिस्टर आपकी टीम का है ना और मंत्री दूसरी टीम का है तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन हेड किसकी टीम में है, आपकी टीम में ना। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पलड़ा भारी था, क्योंकि मुजफ्फर जंग कौन थे, निजाम बने थे, और जब निजाम आपका है और नवाब दूसरी टीम के अंदर है तो युद्ध तो होना है, ठीक है। तो चंदा साहिब बनना चाहता था नवाब, और यहाँ पे लड़ाई थी नासिर जंग वर्सेस मुजफ्फर जंग। तो इन दोनों के बीच में जो हाथ साफ करा वो ब्रिटिश और फ्रेंच ने, ठीक है, यानी कि इन दोनों के साथ साथ ब्रिटिश और फ्रेंच ने भी आपस में लड़ाई लड़ी। अब देखो कैसे लड़ी, उसके बारे में देखते हैं आगे। देखो 1748 का टाइम आता है और फ्रेंच की टीम प्लान बनाती है कि एक काम करते हैं, अनवरुद्दीन के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। अनवरुद्दीन जो कि नवाब था कार्नेटिक का, तो चंदा साहिब बोलते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो उनसे हाथ मिलाते हैं कि यार अब एक काम करो, बहुत हो गया, अब मुझे नवाब बनना है भी, मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे कुर्सी चाहिए नवाब की। तो फ्रेंच की टीम क्या करती है, आरकोट जो इनकी कैपिटल होती है अनवरुद्दीन की, इसके ऊपर ना हमला करने का प्लान करती है। लेकिन अनवरुद्दीन सोचते हैं कि क्यों ना मैं इनको बीच में रोक दूं, बीच रास्ते में रोक दूं, तो आई शुड स्टॉप देम, कि मुझे इनको ना रोक देना चाहिए। अगर ये यहाँ तक पहुंच गए आरकोट तक, उसके ऊपर तो कार्नेटिक का इनका कब्जा हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी फौज लेके जाता हूँ, और ये जो फ्रेंच की टीम आ रही है ना, इसको मैं रास्ते में रोकने की कोशिश करता हूँ। तो वो जो रास्ता होता है ना, कौन सा होता है, उसका नाम होता है अंबूर। तो बीच रास्ते में आ जाते हैं, यानी कि इनको रोकना होता है फ्रेंच की टीम को, तो ये आरकोट से निकल के अंबूर के अंदर आ जाते हैं, और 1748 के अंदर बैटल ऑफ अंबूर लड़ी जाती है। और बैटल ऑफ अंबूर का क्या रिजल्ट रहता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अनवरुद्दीन और उनकी टीम के ऊपर बहुत भारी पड़ती है और इनके छितड़े उड़ा देती है। यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टीम है वो धराशायी हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, इस बैटल ऑफ अंबूर के अंदर ना ये जो अनवरुद्दीन था ये मारा जाता है, यानी इसकी हार हो जाती है। अनवरुद्दीन वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन दिस बैटल ऑफ अंबूर, यानी अनवरुद्दीन मारा जाता है। और अनवरुद्दीन जब मारा गया तो नवाब किसको बनना था, एज अ रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ अंबूर, चंदा साहिब। भाई चंदा साहिब के रास्ते का कांटा कौन था, अनवरुद्दीन ही तो था, क्योंकि उनकी फैमिली में दामाद को बनना था। लेकिन दामाद के बाद मराठा उसको कैप्चर करके ले गए थे, और उसका जो बेटा था वो माइनर था, माइनर के बेटे के बिहाफ पे अनवरुद्दीन को बिठा दिया था नवाब बना के। जैसे ही चंदा साहिब रिलीज हुआ, उसने देखा अरे यार ये अनवरुद्दीन कैसे बन गया, मुझे बनना है। तो वो हाथ मिलाता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ निजाम भी आ जाते हैं। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पलड़ा भारी है अभी। तो क्या हो रहा है, अब नवाब बन गए चंदा साहिब, यानी कि आप देखते हो चंदा साहिब जैसे नवाब बन जाते हैं वो क्या करते हैं, बड़े खुश होते हैं कि भाई जब कुर्सी आपको मिलेगी तो खुश तो हो गए। तो वो क्या करते हैं, इस डुप्ले को, जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर होता है, इसको बोलते हैं कि आप ना पौंडीचेरी के आसपास 80 गांव ले लो मेरे से, यानी कि 80 विलेजेस किसको दे देते हैं, डुप्ले को देते हैं कि आपके नाम कर दिया मैंने 80 विलेजेस। यानी चंदा साहिब रिवॉर्डेड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी विद अ ग्रांट ऑफ 80 विलेजेस अराउंड पौंडीचेरी। यानी पौंडीचेरी के आसपास के जो 80 गांव होते हैं ना, वो खुश होके ये नवाब बनने के बाद डुप्ले को दे देते हैं। और साथ में अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक खिलाड़ी आउट हो जाता है, यानी कि टीम में कौन कौन बचा, चंदा साहिब अब नवाब बन गया, मुजफ्फर जंग ऑलरेडी निजाम था, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और सॉलिड हो गई। उनकी टीम में निजाम पहले से था, नवाब भी उन्हीं की टीम का बन गया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टीम में एक खिलाड़ी आउट हो गया, रेस से बाहर हो गया अनवरुद्दीन, यानी यहाँ पे बचे 2 जने, यानी कि नासिर जंग बचा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बची।
अब इनको भी किसी तीसरे खिलाड़ी की तलाश है कि भाई एक और खिलाड़ी मिल जाए तो टीम थोड़ी बराबरी की हो जाए, क्योंकि एक तरफ 3 है, एक तरफ 2 है। तो टीम का स्कोर आ जाता है 1-0, यानी कि फ्रेंच टीम का पल्ला अभी भारी है। एक इनका चल रहा है, ये समझाने के लिए, कभी सोचो कि इनका स्कोर ऐसा नहीं था भाई, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पीडीएफ में मैंने फ्रेंच टीम का स्कोर 1 और 0 करा हुआ है, बस बाकी कुछ नहीं है। यानी कि फ्रेंच टीम अभी जीत रही है, ठीक है ना, जैसे फुटबॉल के मैच में गोल कर देते हैं ना, तो वैसी कुछ ऐसी है कि इनका अनवरुद्दीन मारा गया। और फ्रेंच का पल्ला इसलिए भारी है क्योंकि निजाम भी उन्हीं की टीम में बैठा हुआ है, नवाब भी उन्हीं की टीम में बैठा हुआ है, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो साथ में है ही। और इधर इनका एक खिलाड़ी भी आउट कर दिया इन लोगों ने, अनवरुद्दीन को मार दिया, जो कि वहां का नवाब था। और नासिर जंग कुछ है ही नहीं, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये दोनों बराबर की पावर है, तो पल्ला भारी होता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, और स्कोर हो जाता है 1-0। आगे देखते हैं क्या होता है इसके बाद। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तलाश है अपने एक दूसरे साथी की, यानी कि क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पर लगा हुआ है ना, इसका मतलब है, हाँ बच्चे 1 मिनट, बस 1 मिनट, 1 मिनट, बिल्कुल आपको एंटरटेन करूंगा, लेकिन मुझे 5-7 मिनट दो, 5-7 मिनट मुझे इंटरप्ट मत करो, क्योंकि फ्लो बना हुआ है, जस्ट वेट। यहाँ पे इनको तलाश है अपने एक खिलाड़ी की, यानी कि सर्च कर रहे हैं अपने एक खिलाड़ी के बारे में कि मुझे एक और प्लेयर नया टीम में मिल जाए, तो वो प्लेयर इनको मिलता है मोहम्मद अली खान वल्लाजा, जो कि अनवरुद्दीन का बेटा होता है। यानी अनवरुद्दीन के बेटे के पास जाते हैं, टेंशन मत ले, पिता की हत्या का बदला लिया जाएगा। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, जो वल्लाजा होता है इससे बोलते हैं कि तुम्हारे पिता की हत्या का बदला हम लेंगे, हमारे साथ टीम में आ जाओ। यानी कि अब क्या होता है, वल्लाजा के पास दोनों जाते हैं, नासिर जंग भी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, भाई हमारे साथ सपोर्ट कर दो, तुम तुम्हारे पिता की मौत का बदला हम ले लेंगे इनसे, फ्रेंच वाली टीम से। तो यानी कि अब ये मान जाते हैं, तो फ्रेंच वाले और ब्रिटिश के सामने नई टीम आती है। चंदा साहिब तो इनके साथ पहले से होता है, मुजफ्फर जंग पहले से ही है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है। ब्रिटिशर्स की में एक खिलाड़ी आउट हुआ था अनवरुद्दीन, वहां पे एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो जाती है वल्लाजा, यानी कि जो उनका बेटा होता है अनवरुद्दीन का। और अब आता है चंदा साहिब मुजफ्फर जंग वर्सेस नासिर जंग वल्लाजा, ठीक है, ये फ्रेंच और ब्रिटिश की टीम फिर आमने सामने। अब बोलो बच्चे, किसी कोई डाउट था? ये सर ये ना यहाँ पे पूछना था, ये बैटल ऑफ अमूर जो है सर, आपने बताया अनवरुद्दीन किल्स बाय इन द बैटल ऑफ ये अमूर इन 1748। सर इसके बाद का थोड़ा सा बता दो कि ये किल हो गया सर, ये भी समझ में आ गया कि उन्होंने एक नया वो ले लिया, लाइक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सर इसके बीच का थोड़ा सा समझ नहीं आया था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है देखो सीन। बैटल ऑफ अंबूर लड़ी जाती है, अंबूर के अंदर फ्रेंच की टीम आमने सामने होती है अनवरुद्दीन के साथ, अनवरुद्दीन को ये मार डालते हैं, और अब नया नवाब जो बन जाता है वो कौन बन जाता है, चंदा साहिब। और चंदा साहिब खुश होने के बाद डुप्ले को 80 गांव दान में दे देते हैं। अब ब्रिटिशर्स की टीम जो होती है वहां पे नासिर जंग अकेला बचता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बचती है, यानी कि एक खिलाड़ी इनकी टीम का आउट, यानी कि इनको भी एक खिलाड़ी चाहिए अपनी टीम के अंदर। तो स्कोर चल रहा है 1-0 का। अब ये एक खिलाड़ी की तलाश करते हैं, और वो खिलाड़ी कौन होता है, अनवरुद्दीन का बेटा, जिसका नाम होता है मोहम्मद अली खान वल्लाजा। तो मैंने शॉर्टकट में ना वल्लाजा बोलूंगा उसको, इसका पूरा नाम मोहम्मद अली खान वल्लाजा होता है। तो वो वल्लाजा के पास जाते हैं दोनों, नासिर जंग भी जाते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी। वो उसको चढ़ाते हैं, बुझाते हैं, वो बोलते हैं कि टेंशन मत लो, पिता की हत्या का बदला हम लेंगे, मिलेगा, तुम हमारे साथ आ जाओ। तो वल्लाजा इनकी बातों में आ जाता है, और वल्लाजा इनके साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अब एक और नई टीम खड़ी हो जाती है, क्योंकि खिलाड़ी तो आउट हुआ था ब्रिटिश की टीम का, फ्रेंच की टीम का कोई खिलाड़ी आउट ही नहीं हुआ। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पल्ला अभी भी भारी है, क्यों, क्योंकि इनका ही निजाम है और इन्हीं का नवाब है। यानी अभी तक मुख्यमंत्री और मंत्री अलग अलग के साथ थे, अब क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री भी हमारा और मंत्री भी हमारा, एक तरीके से समझ लो प्रधानमंत्री भी हमारा, प्रेसिडेंट भी हमारा, एक ही टीम में है वो दोनों के दोनों। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर हो जाए, एक तरफ प्रेसिडेंट हो जाए, तो लड़ाई तो भड़केगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट भी एक टीम में, प्राइम मिनिस्टर भी एक ही टीम में, दूसरी तरफ पड़ी हुई अपोजिशन पार्टी, इस तरीके से समझो आप इसको, ठीक है। तो नई टीम बन जाती है फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये नई टीम बन जाती है ना, 2 बैटल लड़ी जाती हैं त्रुबड़ी में। त्रुबड़ी के अंदर 1750 के अंदर ना 2 बैटल लड़ी जाती हैं, और इन दोनों बैटल्स के अंदर क्या होता है कि जो वल्लाजा होता है ना, ये भाग जाता है। यानी कि फ्रेंच की टीम के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टीम के बीच में ना 2 फाइट लड़ी जाती हैं, बैटल ऑफ त्रिबड़ी नाम की जगह में, साउथ के अंदर ही। और इन दोनों फाइट के अंदर लड़ने के बाद क्या आता है कि जो वल्लाजा होता है ना, ये डर जाता है, और ये कहां पे चला जाता है, भाग के जिंजी फोर्ट, जिंजी फोर्ट में चला जाता है। और ये जिंजी फोर्ट कहां पे होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जिंजी इज अराउंड 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैपिटल ऑफ कार्नाटिक आर्कोट। यानी आर्कोट से ये ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर दूर होता है, वहां पे चला जाता है ये रहा जिंजी का फोर्ट, ठीक है ना। आर्कोट से 80 किलोमीटर दूर, वहां जिंजी में जाके छुप जाता है। और पता है, जिंजी एक ऐसा किला था जिसको ना औरंगजेब को भी कैप्चर करने में 8 साल लगे थे, मतलब इतना मजबूत था वो,
क्यों था वो मजबूत? देखो, जिंजी फोर्ट इज नोन फॉर इट्स फोर्टिफिकेशन, यानी जो इसकी किलाबंदी थी ना, घेराबंदी थी, बहुत जबरदस्त थी, इसलिए उसको जाना जाता था। एंड हैड अर्न द रेपुटेशन ऑफ बीइंग इम्प्रेग्नेबल, यानी उसको कोई भेद नहीं सकता, ऐसा किला था वो जिंजी का। तो भल्ला झा को क्या लगता है कि एक काम करता हूँ यार, जिंजी फोर्ट के अंदर चला जाता हूँ कि अब मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं कर पाएगा। तो भल्ला झा भाग के कहां पहुंच जाता है? जिंजी फोर्ट के अंदर, ठीक है। और जिंजी फोर्ट की कुछ खासियत बताता हूँ। इट हैज हाई वॉल्स स्पैनिंग 13 किलोमीटर, यानी 13 किलोमीटर तक इनकी दीवारें फैली हुई थी, इतनी ऊंचाई पे। और एंड स्प्रेड अक्रॉस 3 हिल्स, यानी कि 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, यानी कि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी इस किले के अंदर। तो इस किले को जीत पाना ना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं था। खुद औरंगजेब को इस किले को जीतने में 8 साल का टाइम पीरियड लग गया था, खुद औरंगजेब को, समझ रहे हो? यानी औरंगजेब सबसे मुगल बादशाहों के अंदर ना, मुगल एम्परर के अंदर सबसे बढ़िया बादशाह रहा है, उसको इस किले को जीतने में लगे थे 8 साल। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? रातों रात इस किले को जीत लेगी, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ डुप्ले। डुप्ले की मास्टर स्ट्रेटजीज की वजह से ये इस किले की घेराबंदी करेंगे और बहुत जल्दी इसके ऊपर जीत पा लेंगे। तो देखो स्टोरी आगे, यानी बल्ला जहां भाग के पहुंच गया जिंजी फोर्ट। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि बल्ला जहां कहां पे है? जिंजी फोर्ट के अंदर है। तो फ्रेंच टीम बिसाइन एंड कैप्चर द जिंजी फोर्ट ऑन 11 सितंबर 1950, यानी 1950 के अंदर फ्रेंच टीम क्या करती है? इस जिंजी फोर्ट को कैप्चर कर लेती है। लेकिन क्या होता है इस जिंजी फोर्ट के अंदर? जैसे ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हमला बोलती है ना, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नासिर जंग भी आ जाते हैं बल्ला जंग की हेल्प के लिए। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नासिर जंग कम टू जिंजी टू सपोर्ट बल्ला जंग, क्योंकि बल्ला जंग अकेला पड़ जाता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये जिंजी फोर्ट में दोनों पहुंच जाते हैं। यानी कि अब टीम बराबरी होगी, क्योंकि बल्ला जंग तो अकेला था और फ्रेंच की पूरी टीम आई हुई थी। लेकिन क्या होता है, यहाँ से बैटल ऑफ जिंजी लड़ा जाता है। और इस बैटल ऑफ जिंजी का रिजल्ट क्या होता है कि जो नासिर जंग होता है ना, वह किल्ड बाय हिज ओन सपोर्टर, यानी कि ब्रिटिश की टीम का ना एक और खिलाड़ी आउट। यानी कि ये क्या करते हैं, जो डुप्ले होते हैं ना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर, वो क्या करते हैं, ये जो नासिर जंग होता है ना, इसके एक भरोसेमंद दोस्त होता है, उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं और उस दोस्त के थ्रू क्या करते हैं, इसको मरवा देते हैं। मतलब दोस्त ही दोस्त को मारेगा, और नासिर जंग का दोस्त ही उसको मार देता है, क्योंकि उसको रिश्वत देता है डुप्ले। डुप्ले उसको रिश्वत देता है कि भाई नासिर जंग को मार दे। यानी एक खिलाड़ी तो उन्होंने पहले अनवरुद्दीन आउट कर दिया, दूसरा खिलाड़ी जो निजाम के लिए अपने आप को बोल रहा था कि मुझे निजाम बनना चाहिए, नासिर जंग, जो कि आसफ जाह फर्स्ट का बेटा था, लेकिन उसने मारने की कोशिश करी थी अपने फादर को, इसलिए उसको निजाम नहीं बनाया, उन्होंने अपने ग्रैंडसन को बनाया। तो नासिर जंग को मार दिया जाता है उसके ही सपोर्टर के द्वारा ऑन 16 दिसंबर 1750। अब स्टोरी क्या बनेगी इस बैटल ऑफ जिंजी के अंदर? ब्रिटिश टीम का एक और खिलाड़ी आउट, यानी कि चंदा साहिब, मुजफ्फरजंग, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बने हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, बल्ला जंग और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ की यानी कि जो नासिर जंग है, एक और खिलाड़ी ब्रिटिश टीम से आउट हो गया, यानी कि अब स्कोर हो जाता है फिर से 2-0, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पलड़ा फिर से भारी हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? कैसा भी डाउट हो तो पूछो, यहाँ तक कैसा भी डाउट हो। अभी आगे स्टोरी कंटिन्यू है, अभी तो एक और बात है इसके बाद। सही है, ये वाली बैटल भी सर एक बार दोबारा 5 सेट में रिपीट कर दो, वो 2 बैटल्स वाली। एक मिनट ना, उन सर को ना तीसरे वाले हॉल में बिठाओ यार, ये फैन ना इधर वाले हॉल में किसी क्लास चल रही है। एक मिनट बच्चे, एक मिनट होल्ड करना सर, आप इस वाले हॉल में बैठ जाओ, इसमें ना फैन आवाज कर रहा है, मुझे क्लास में बड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। हेलो, हाँ जी बच्चे, किसी का कोई डाउट आया था पूछो जरा, एक बार दोबारा से रिपीट करो सर एक फिर बार आगे ये बढ़िए। 2 बैटल ऑफ तिरुवादी दोबारा से समझा दीजिए। इसे बताता हूँ, देखो स्टोरी क्या सीन बनेगा। देखो टीम तो आपको याद है कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नासिर जंग अनवरुद्दीन के बेटे के पास जाते हैं, जिस बेटे का नाम होता है वल्ला जंग, और उसको मना लेते हैं कि भाई तुम्हारे पिता की हत्या का बदला हम लेंगे। ठीक है, तो वो उनके साथ में आ जाता है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, अब इनके ऊपर अटैक करती है, जिसको हम बैटल ऑफ त्रुबड़ी के नाम से जानते हैं। और 2 बैटल होते हैं, और इस 2 बैटल के अंदर क्या होता है, ये जो बल्ला जहां होता है ना, ये भाग के चला जाता है जिंजी फोर्ट के अंदर। और जिंजी फोर्ट की मैंने आपको खासियत बताई कि ये ऐसा किला था जिसका घेराव करना इतना पॉसिबल नहीं था। औरंगजेब को भी इसको कैप्चर करने में 8 साल लगे थे, लेकिन डुप्ले की मास्टर स्ट्रेटजीज की वजह से ये इस जिंजी फोर्ट का घेराव कर लेते हैं। और इस जिंजी फोर्ट के अंदर बल्ला जहां अकेला होता है, तो इसको सपोर्ट देने के लिए
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नासिर जंग भी पहुंच जाते हैं, यानी नासिर जंग भी बोलते हैं कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है, हम आ रहे हैं, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नासिर जंग इसको हेल्प करने के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं। और यहीं पे बैटल ऑफ जिंजी के अंदर क्या होता है, नासिर जंग मारा जाता है, यानी कि इसी जिंजी में 1750 के अंदर नासिर जंग मारा जाता है हेल्प करते करते। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टीम का एक खिलाड़ी यहाँ पे और आउट हो जाता है, यानी पहले इनका जो नवाब था वो आउट हो गया खिलाड़ी, नवाब का बेटा बचा हुआ है बल्ला शाह, यानी अब यहाँ पे जो निजाम की कुर्सी का हकदार था नासिर जंग वो भी आउट हो गया। अब यहाँ पे सवाल आता है कि स्कोर जो हो जाता है फ्रेंच टीम का 2-0, यानी कि मुजफ्फर जंग निजाम बने हुए हैं, चंदा साहिब नवाब बने हुए हैं ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश टीम फिर से हार जाती है, लगातार दूसरी बार उनको डिफीट देखने को मिलती है। अब इनको फिर से तलाश थी कि भाई एक और कोई खिलाड़ी इनकी टीम में आ जाए तो देखेंगे अभी लेट्स सी कौन आता है वो। तो लेकिन उससे पहले देखो, जैसे ही ये नासिर जंग को मारते हैं तो मुजफ्फर जंग जो कि निजाम होते हैं बहुत खुश होते हैं कि भाई अब ना मुझे चैलेंज करने वाला कोई रहा ही नहीं। भाई चंदा साहिब को जो चैलेंज कर रहा था वो अनवरुद्दीन था, वो पहले मारा गया, और मुजफ्फर जंग को जो चैलेंज कर सकता था वो नासिर जंग था, क्योंकि वो नासिर जंग उनका बेटा था आसफ जाह फर्स्ट का। तो अब बेटा भी नहीं रहा तो चैलेंज करने वाला कोई रहा नहीं। तो मुजफ्फर जंग ना बहुत खुश होते हैं और वो क्या करते हैं, टेरिटरीज नियर पौंडीचेरी, पौंडीचेरी की नियर बाई जितनी भी टेरिटरीज होती हैं जिसके अंदर से मसूलीपट्टनम नाम की एक टेरिटरी होती है, वो किसको दे देते हैं, डुप्ले को, बोलते हैं आप रखो इसको। 5 लाख रुपए देते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, एंड ट्रुप्स ईच, हर एक सैनिक को 5-5 लाख रुपए देते हैं कि लो खुश रहो भाई, तुमने हमारी हेल्प करी है वॉर के अंदर, पैसे लो। और डुप्ले को अलग से मिलते हैं 20 लाख रुपए, यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर होते हैं, अब देखो कब की बात है बच्चे, ये 20 लाख रुपए आजकल तो पता नहीं कितने करोड़ों में होगा ये, तो उस समय 20 लाख रुपए दिए जाते हैं डुप्ले को अलग से, यानी कि हर एक सोल्जर्स को दिए जाते हैं 5-5 लाख रुपए, और डुप्ले को अलग से 20 लाख रुपए दिए जाते हैं, और काफी सारी जागीर अलग से दी जाती हैं, ठीक है। और डुप्ले वाज ऑनररी गवर्नर ऑफ मुगल डोमिनियन ऑन द ईस्ट कोस्ट फ्रॉम द रिवर कृष्णा टू कन्याकुमारी, और कृष्णा से लेके कन्याकुमारी रिवर तक डुप्ले का राज कर दिया जाता है, जहां जहां मुगलों का राज था वहां पे सब डुप्ले को दे दिया जाता है। तो डुप्ले भी खुश, यानी जब निजाम को उन्होंने कुर्सी दिला दी भाई, उनका जो हकदार था नासिर जंग उसको मार दिया, तो अब कोई लीगली तो बचा नहीं। अब बारी आती है, सवाल ये आता है कि जो वल्ला जा है ये कहाँ पे है, वल्ला जा को खोजना है, क्योंकि वल्ला जा के पीछे तो वो जिंजी फोर्ट में गए थे, लेकिन जिंजी फोर्ट के अंदर क्या हुआ, इसको बचाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नासिर जंग पहुंच गए वहां पे, तो लड़ाई फिर अब तीनों के बीच में होती है, और रिजल्ट क्या होता है, नासिर जंग मारा जाता है। अब जब नासिर जंग मारा जाता है तो नासिर जंग निजाम की कुर्सी का हकदार होता है तो वो हट जाता है। तो इसी चीज से खुश होकर मुजफ्फर जंग क्या करते हैं, इनको रिवॉर्ड देते हैं। अब रिवॉर्ड मिलने के बाद फ्रेंच वाले सोचते हैं कि भाई बल्ला जा कहाँ पे है, और बल्ला जा की टेंशन पता है किसको होती है, चंदा साहिब को, क्योंकि वो अनवरुद्दीन का बेटा होता है, और अनवरुद्दीन क्या था, वो कार्नेटिक का नवाब था, और नवाब का बेटा ही तो नवाब बनेगा आगे। तो चंदा साहिब को टेंशन होने लगती है यार बल्ला जा नहीं मरा, यानी कि चंदा साहिब किसके पीछे पड़ते हैं, बल्ला जा। वो बोलते हैं डुप्ले को एक काम करो, इस बल्ला जा को भी मारो। यानी कि अब क्या स्टोरी बनेगी, बल्ला जा को मारने के लिए वो निकलते हैं, तो कैसे निकलेंगे, ड्यूरिंग बैटल ऑफ जिंजी मोहम्मद अली खान बल्ला जा, ये जो बल्ला जा होता है ना, ये त्रिचिनपल्ली पहुंच जाता है भाग के, यानी कि जिंजी वाले फोर्ट से भी भाग के दूसरे किले में पहुंच जाता है त्रिचिनपल्ली। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके बारे में पता चल जाता है कि ये त्रिचिनपल्ली के अंदर है। तो अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ना अपनी टीम लेके पहुंचती है चंदा साहिब के साथ त्रिचिनपल्ली, लेकिन क्या होता है यहाँ पे जो बैटल लड़ी जाती है ना, बैटल ऑफ लकीरदीपल्ली पास, यानी कि मुजफ्फर जंग इस बैटल के अंदर मारा जाता है। यानी कि अब क्या हो रहा है, पहली बार जो खिलाड़ी आउट हुआ है ना, वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की टीम का एक खिलाड़ी आउट होता है, जो कि मुजफ्फर जंग, यानी कि वल्ला जाके पीछे ये पूरी की पूरी टीम जाती है त्रिचिनपल्ली फोर्ट के अंदर, और इस त्रिचिनपल्ली फोर्ट के पास जो बैटल लड़ी जाती है, उस बैटल के अंदर ये मुजफ्फर जंग मारा जाता है। यानी कि अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक खिलाड़ी आउट हो गया, यानी दोनों टीम के अंदर 2-2 खिलाड़ी बचे। कौन कौन खिलाड़ी बचे, एक तरफ यहाँ पे बचा हुआ है चंदा साहिब, और दूसरी तरफ यहाँ पे बचा हुआ है बल्ला जा, यानी निजाम की कुर्सी खाली हो गई। यानी निजाम का 2 हकदार थे, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, दोनों ही मारे गए, ठीक है। नासिर जंग उनका बेटा था, वो भी मारा गया, और आसफ जाह फर्स्ट का जो ग्रैंड सन था वो भी मारा गया, यानी कि दोनों के दोनों ये मारे गए। अब सिर्फ कौन बचा हुआ है, नवाब, यानी नवाब के लिए जंग छिड़ी हुई है। चंदा साहिब जो कि दामाद थे उनको भी जंग छिड़ी हुई है, और जो इनका बेटा था अनवरुद्दीन का, वो बल्ला जा था, यानी इसको भी नवाब बनना था। तो अब इन दोनों के बीच की लड़ाई बनी हुई है। ब्रिटिश और फ्रेंच तो हैं, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बल्ला जा के साथ एज इट इज है, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी चंदा साहिब के साथ एज इट इज है। अब आगे देखो स्टोरी में क्या ट्विस्ट आएगा।
तो अब ये फाइंड आउट करते हैं कि भाई बल्ला जा कहाँ पे है। तो बल्ला जा के बारे में इनको खबर मिलती है कि वो त्रिचनपुल्ली के फोर्ट में है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पार्टनर्स के साथ जाके त्रिचनपुल्ली, और त्रिचनपुल्ली के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मुजफ्फर जंग मारा जाता है। तो अब टीम कैसे डिवाइड होती है, एक तरफ रहता है चंदा साहिब और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ टीम में रहते हैं बल्ला झा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब थोड़ा सा बैलेंस आता है, यानी टीम के अंदर बैलेंस आना स्टार्ट होता है। अब क्या होता है, सलाबत जंग बाजदा मेड द निजाम ऑफ हैदराबाद। सलाबत जंग को निजाम बना दिया जाता है हैदराबाद का। अब ये जो सलाबत जंग होता है ये किसका बेटा होता है, कुछ गैस करोगे, सलाबत जंग किसका बेटा होता है? मुजफ्फर जंग का। नहीं नहीं, ये नासिर जंग का ना छोटा भाई होता है, ठीक है, नासिर जंग का ये छोटा भाई होता है। तो क्योंकि देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मारा था ना निजाम को, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी अब, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नासिर जंग था। तो नासिर जंग का जो बेटा होता है सलाबत जंग, सॉरी आसफ जा फर्स्ट का जो छोटा बेटा होता है सलाबत जंग, जो कि नासिर जंग का छोटा भाई होता है। तो ये नासिर जंग के छोटे भाई को ले आते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई तुम्हें निजाम बना देते हैं। यानी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पल्ला भारी हो रहा है, क्योंकि निजाम जो बन रहा है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बन रहा है, और वो कौन बन रहा है, सलाबत जंग, जो कि नासिर जंग का भाई था। देखो ऐसा पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां देखो आप, यहां पे मारा जा रहा है मुजफ्फर जंग मारा जा रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो इसका मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निजाम की कुर्सी पे हक किसका बना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो नासिर जंग तो रहा नहीं, तो नासिर जंग के भाई को ढूंढ लाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी सलाबत जंग को ढूंढ लाती है। तो उसको क्या बोलते हैं कि भाई अब हम तुम्हें निजाम बना देते हैं हैदराबाद का, ठीक है। तो सलाबत जंग को हैदराबाद का नया निजाम बना दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो आगे, थोड़ा सा बच्चे स्टोरी में गड़बड़ होगी। सलाबत जंग को जो निजाम बनाते हैं ना, वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बना रही, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे बना रही है। और इसी से खुश होकर ना ये सलाबत जंग क्या करता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को आंध्र प्रदेश का सारा एरिया दे देता है, जिसके अंदर से जो मेन टेरिटरी होती है ना, मुस्तफानगर, एल्लौर, राजमुंदरी, चिकाकोल। आपको ये नाम याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस मैं एक डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं आपको नाम याद रखने की। बस आपको ये नाम याद रखना है कि नई टीम में इनकी एंट्री हो जाती है और ये खुश होकर ना इनको बहुत सारा पैसा देते हैं। तो टीम कैसे बनती है फिर, चंदा साहिब एक तरफ, सलाबत जंग आ जाता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ, पर दूसरी टीम में रहते हैं वल्ला झा और दूसरी तरफ रहती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसके बाद क्या रहता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस त्रिचनपुल्ली फोर्ट के ऊपर 1751 के अंदर फिर से अटैक करती है, यानी एक बार फिर अटैक करते हैं। लेकिन बोथ बल्ला झा एंड हिज आर्मी एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हु केम टू सपोर्ट हिम वाज ट्रैप इनसाइड द फोर्ट। यानी कि बल्ला झा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना इस किले के अंदर घिर जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है ना, फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक ऑफिसर होता है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि बहुत चालाक होता है, जिसका नाम होता है रॉबर्ट क्लाइव, ये ना यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और ये ब्रिटिशर्स के फोर्ट में जाता है और उस फोर्ट का नाम होता है सेंट डेविड। यानी ये भाग के इस फोर्ट में पहुंचता है सेंट डेविड। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है, यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी त्रिचनपोली फोर्ट का घेराव करती है और क्या करती है, वहां पे जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स होते हैं इनको भी घेर लेती है, और यहाँ पे वल्ला झा भी मौजूद होता है, इसको भी घेर लेती है। लेकिन यहाँ पे एक सैनिक होता है इनका रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि इतना चतुर होता है कि वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और भाग के पहुंचता है ये सेंट फोर्ट डेविड। और इस सेंट फोर्ट डेविड के अंदर ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे बड़े ऑफिसर्स बैठे होते हैं। तो ये सीधे जाता है अपने सारे बड़े ऑफिसर्स के पास कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो हमें घेर लिया। अब तो ये आगे की प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे। अब देखो आगे, एट सेंट फोर्ट डेविड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लुकिंग फॉर अ वे आउट ऑफ दिस टेरिबल सिचुएशन। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये बहुत टेरिबल सिचुएशन थी, क्योंकि उनको बहुत बुरी तरीके से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार डिफीट पे डिफीट दी जा रही थी, एक के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हार मिल रही थी। तो वहां पे पहुंचने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ना उनके सामने एक प्लान प्रेजेंट करता है। वो प्लान क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव प्रेजेंटेड अ प्लान इन फ्रंट ऑफ सीनियर ऑफिसर्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको पता है कि रॉबर्ट क्लाइव ना स्टार्टिंग में एक बहुत छोटा सा ऑफिसर होता है, नॉर्मल सिपाही होता है, लेकिन इस बैटल के बाद ना जब वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराएंगे तो रॉबर्ट क्लाइव का जो कद माना जाता है ना इंडिया के अंदर, जो ब्रिटिशर्स को इन्होंने जिसने स्ट्रॉन्ग नींव रखी, फाउंडेशन रखी, वो रॉबर्ट क्लाइव ने रखी हुई है। अगर ये रॉबर्ट क्लाइव नहीं होते ना तो हम हिस्ट्री के अंदर ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं पढ़ते, हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ते। सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सस्टेन कर पाती, अदरवाइज नहीं कर पाती। तो रॉबर्ट क्लाइव एक प्लान प्रेजेंट करते हैं सीनियर ऑफिसर्स के सामने। वो बोलते हैं
रॉबर्ट क्लाइव मेंशन दैट चंदा साहिब हैड लेफ्ट आर्कोट इनएडिक्वेटली डिफेंडेड, यानी कि चंदा साहिब आर्कोट के अंदर चला गया है और आर्कोट के अंदर ज्यादा फोर्स नहीं है और काफी कम फोर्स है चंदा साहिब के साथ। तो हम एक काम करते हैं, आर्कोट पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या सीन बनेगा जब ये आर्कोट के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव अटैक एंड कैप्चर आर्कोट विद जस्ट 500 सोल्जर्स, सिर्फ 500 सोल्जर्स के साथ, सिर्फ 500 सोल्जर्स के साथ ये आर्कोट की तरफ निकलते हैं सेंट फोर्ट डेविड से, और इस आर्कोट वाले रीजन को ये कैप्चर कर लेते हैं। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव अटैक एंड कैप्चर्ड आर्कोट विद जस्ट 500 सोल्जर्स। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ना एक राहत की सांस होती है, चैन की सांस होती है कि चलो कम से कम भाई एक किला तो जीता। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मनोबल टूटा हुआ था ना, क्योंकि लगातार हार पे हार मिल रही थी, सारे खिलाड़ी उनकी टीम के आउट पे आउट हो रहे थे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फौज होती है, सेना होती है, उसका मनोबल भी बढ़ जाता है। वो भी इनके अंदर भी एक हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन आ जाता है, यानी उनको लगता है कि भाई हम फ्रेंच को टक्कर दे सकते हैं। सिर्फ 500 सोल्जर्स लेके रॉबर्ट क्लाइव निकलता है और आर्कोट के ऊपर कब्जा कर लेता है। अब देखो इसी में आगे क्या होगा। The siege was eventually lifted and the table turned in 1752. French team had to surrender. यानी कि फ्रेंच की जो टीम होती है उनको सरेंडर करना पड़ जाता है, और जो चंदा साहिब होता है ना, ये अपने घर भाग जाता है, होम टाउन चला जाता है तंजूर। यानी कि चंदा साहिब को लगता है कि भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुझे छोड़ेगी नहीं, यानी कि इनकी टीम अब मुझे मारेगी, एक काम करो यहाँ से भाग जाओ, मुझे नहीं चाहिए नवाब की कुर्सी। ये चंदा साहिब यहाँ से भाग जाता है, लेकिन ये हरकतों से मजबूर था, आदतों से मजबूर था। इसको ना मराठा फिर से उठा के ले जाते हैं, मराठा आर्मी तंजौर में फिर से पकड़ लेती है इसको, और इस बार इसको छोड़ते नहीं, क्योंकि इस बार फिर से अगर इसको कैद करके रखेंगे फिर से छूट जाएगा, ये जेल से भाग जाएगा, तो इस बार उसको मार देते हैं सीधे। यानी कि चंदा साहिब को मार दिया जाता है, यानी कि मराठा आर्मी इसको फिर से पकड़ लेती है तंजौर के अंदर, और इस बार इसको मार देते हैं। अब खिलाड़ी कौन बचे? दो, एक तरफ बचा सलाबत जंग और दूसरी तरफ बल्ला जंग, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बराबरी की लड़ाई होती है, क्योंकि स्कोर हो जाता है 1-1 की बराबरी की लड़ाई यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब डुप्ले भी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी चुप थोड़ी बैठेगी भाई। जब इन्होंने इनके साथ आर्कोट के ऊपर कब्जा कर लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो डुप्ले भी मानने वाले तो थे नहीं। तो डुप्ले क्या करते हैं, इनका जो किला होता है ना फोर्ट सेंट डेविड, इसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन इस अटैक को बहुत खूबसूरती से, क्या जो आपने क्रिकेट मैच देखा होगा ना, फ्रंट फुट पे आके जो उसको बॉल को रोकते हैं, वैसे ये क्रिकेट मैच वाला बैट मैंने यूज करा हुआ है। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, वो फ्रंट फुट पे आके बहुत बढ़िया बैटिंग करते हैं और इनके जो अटैक किया जाता है ना उसको ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि डुप्ले के द्वारा जो सेंट फोर्ट डेविड के ऊपर जो अटैक किया जाता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और फिर रॉबर्ट क्लाइव फ्रंट फुट पे आगे निकल के आते हैं और बहुत बढ़िया शॉट लगाते हैं। और शॉट क्या लगते हैं वो, इसका मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बैटल लड़े जाते हैं, और उन बैटल के अंदर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ये कमांडर को किडनैप कर लेते हैं, और उस कमांडर का नाम होता है एम एस्ट्रक। यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया का जो सेनापति होता है ना, उसी को कैप्चर कर लेते हैं ये लोग। अब जब सेना के सेनापति को कैप्चर कर लिया जाएगा तो सेना तो बाय डिफॉल्ट सरेंडर कर देगी। भाई सेनापति को आपने कैप्चर कर लिया, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, फ्रंट फुट पे आके बहुत बढ़िया तरीके से बैटिंग करते हैं, जो कि लड़ाई लड़ी जाती है 1753 के अंदर त्रिचिनपुल्ली के अंदर। और इस लड़ाई के अंदर क्या होता है, ये फ्रेंच कमांडर एम एस्ट्रेक इनको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश की टीम के द्वारा फ्रेंच के कमांडर को कैप्चर कर लिया जाता है। अब डुप्ले की बहुत बदनामी होती है कि भाई यार तुमने तो अपना कमांडर ही कैप्चर करवा दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो डुप्ले को ना फ्रांस की जो सरकार होती है वो वापस बुला लेती है, भाई डुप्ले तू वापस आजा, तू अब फेल हो चुका है। यानी डुप्ले वाज रिकॉल्ड टू फ्रांस, डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया जाता है, वेयर हिज फेलियर एट द त्रिचिनपुल्ली हैड फाइटली अंडरमाइंड हिज पोजीशन। और जो उसकी पोजीशन थी ना, जिसको गवर्नर बना के भेजा था, उसको अब नॉर्मल एक सैनिक बना देते हैं कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। यानी डुप्ले को वापस बुला लेती है और डुप्ले की जगह पे एक नया गवर्नर बना के भेजती है, जिसका नाम होता है एम गोधियू। देखो मैंने ना यहाँ पे मजे लेने के लिए बस ऐसी गधे का फोटो लगा दी है, तो जिनका नाम गोधियू था, तो आपको थोड़ा सा याद रहे ना, इसलिए ऐसी फोटो लगाई हुई है, जस्ट सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो नया गवर्नर आता है डुप्ले की जगह, गोधियू, हु हैड ऑर्डर, जिसको ऑर्डर दे के भेजते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कि निगोशिएट करना है फाइट के लिए। यानी कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाओ और उनसे बोलो फाइट मत करो, भाई सब प्यार से बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं, जितनी फाइट होनी थी हो चुकी, लड़ाई नहीं करेंगे। यानी कि फ्रांस वाली गवर्नमेंट इनको समझा के भेजती है नए वाले गवर्नर को कि आप इंडिया में जाओ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जाके ना सिर्फ निगोशिएट करना है, ये नहीं कि उनके ऊपर अटैक कर दो फिर से जाके। पता चला कि उन्होंने फिर तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया, अभी तो तुमने अपना कमांडर
किडनैप करवा लिया था इनसे, तो बार बार अब लड़ाई नहीं करनी। तो जैन 1755 का टाइम पीरियड आता है, एक एडिशनल पीस ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, और वाज एग्रीड विच ऑफिशियली एंडेड द सेकंड कार्नेटिक वॉर। और जिसके थ्रू क्या होता है, दोनों के बीच नए वाले गवर्नर आते हैं गोदियो, और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर बैठ के बात करते हैं, और रॉबर्ट क्लाइव और ये दोनों इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि भाई अब हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो इसी के साथ हमारा एक पीस एग्रीमेंट साइन हो जाता है जनवरी 1755 के अंदर, और मेरा सेकंड कार्नेटिक वॉर एंड हो जाता है। यानी कि अब सब डिमांड करते हैं पीस पीस पीस, सिर्फ हमें चाहिए शांति और कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मेरा सेकंड कार्नेटिक वॉर एंड होता है। ठीक है, तो बच्चे थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक था आज का, तो एक बार रिकॉल करना इसको, इसकी रिकॉर्डिंग भी आप पता है क्या करना है, एक बार और लगा लेना, क्योंकि बहुत टेक्निकल नाम है इसके अंदर, क्योंकि गवर्नर चेंज हुए हैं, निजाम चेंज हुए हैं, और अलग अलग तरह की बैटल्स आई हैं। तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना आप, ठीक है ना। तो 2 बैटल्स हमारे कवर हो गए, पहला कार्नेटिक वॉर और आज सेकंड कार्नेटिक वॉर। अब जो कार्नेटिक वॉर आपने कराऊंगा अगली क्लास में, वो होगा थर्ड कार्नेटिक वॉर। यानी इसके बाद भी कुछ सिचुएशंस ऐसी खराब होंगी जिसकी वजह से ना एक और बार ब्रिटिश और फ्रेंच आमने सामने होंगे, और इस बार ऐसा हाल होगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो फिर से ना खड़े नहीं हो पाएंगे। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वो हाल करेगी इस बार कि वो दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे। वो लास्ट वॉर होगा फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। तो हालत तो यहीं पे खराब हुई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, उन्होंने, क्योंकि उनके कमांडर को इन्होंने किडनैप कर लिया, तो फ्रांस की गवर्नमेंट क्या करती है, डुप्ले को वापस बुला लेती है, यार तूने तो नाक कटवा दी, बेइज्जती करवा दी हमारी। फिर नया गवर्नर भेजते हैं गोदियो, और उसको समझा के भेजते हैं, भाई साहब गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं है, आराम से ठंडे मन से बात करना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और उनके साथ क्या करना है, नेगोशिएट करना है। यानी कि मान जाओ भैया, युद्ध मत करो, पीस की बात करो सिर्फ और सिर्फ। लेकिन फिर से सिचुएशंस कुछ ऐसी खराब होंगी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से आमने सामने हो जाएंगी। तो वो हमारी स्टोरी कल वाली क्लास के लिए सस्पेंस बना हुआ है कि ऐसी क्या स्टोरी आएगी कि ये फिर से आमने सामने आएंगे,